बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर स्पेस में रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट पर कश्मीर के तनाजुर में डिस्कशन की गई है। रशिया और यूक्रेन का जो भी इशू चल रहा है, क्या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कश्मीर इशू से कोई कंपैरिजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो किन वजूहात की बिना पर किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो उसकी क्या वजूहात हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है नाजरीन, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर टर्म रशिया और यूक्रेन यूज नहीं की गई है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी में जो मेंबर्स थे और उसमें जितने लोग जितने कंट्रीज जो है इनफैक्ट रशिया को मिलाइन कर रहे थे या कॉर्नर कर रहे थे या उसको कंडेम कर रहे थे इन्वेजन को यूक्रेन पर, उन सब के माथे पर बल आए और उन्होंने एक दफा घूर के देखा इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ के आप ये किस तरह की स्टेटमेंट जो है दे रहे हैं, जिस स्टेटमेंट में ना तो रशिया का जिक्र है, ना कोई कंडेमेनेशन है उसके अंदर, और ना ही उसमें जो है यूक्रेन को कोई सपोर्ट देने की बात की जा रही है, बल्कि ये एक क्लियरली डिप्लोमेटिक फेलियर मैं कहूंगा इंडिया का। और ये इस लेवल तक पहुंचने में जो आज की सिटिंग गवर्नमेंट है, इसने बड़ा सालों का, बरसों का, जो 70 साल की इनकी डिप्लोमेसी थी उसको विद इन 4 और 3 इयर्स के अंदर अंदर जो है वो इस नहज तक पहुंचा दिया है कि कश्मीर इशू जो है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होने के करीब है। और एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इंडिया के ऊपर कि आप ना तो इस तरह के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना ही उसको कंडेम कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। सो ये एक अच्छा, अब ये जो सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन के अंदर क्रिएट हुई थी और उसके बाद में होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स इंडिया देखेगा, डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के लिए बहुत नुकसान होने वाला है। उनकी जो डैमेज होगा इनकी डिप्लोमेसी को और इनके डिप्लोमेटिक टाइज को फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो है वो कश्मीर के ऊपर पड़ेगा। दैट इज द रीजन ये मैंने थोड़ा सा प्रियम्बल आपको आज की स्पेस में देने की कोशिश की है इन वेरी ब्रीफली वे कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है कश्मीर कॉज को हिट करेगी जाके, और इंडिया के जो सेंटर हैं, जो इंडिया की हार्डकोर पॉलिसी है, जो आइसोलेशन की उनकी पॉलिसी है और जो जिस डॉक्ट्राइन को वो लेकर चल रहे हैं, फॉर श्योर ये उसको कॉर्नर कर रही है, उसको सैंडविच कर रही है। और कश्मीर कॉज जो पाकिस्तान के लिए एक सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, स्टांस है, नैरेटिव है, पाकिस्तान का स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है, और पाकिस्तान ने हमेशा ही इस चीज का जो है वो इस अज़म का अयादा किया है, उसके ऊपर स्ट्रगल की है और हमेशा डिप्लोमेटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को प्रोजेक्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है अपने इंटरेस्ट को, और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अब ये दो तरह की स्ट्रगल चल रही है। एक स्ट्रगल कश्मीर की ऑन ग्राउंड, इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहां पे हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाई जिस तरह से दिन रात उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, एक तो वो स्ट्रगल चल रही है। दूसरी स्ट्रगल पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेट की, पाकिस्तानी लोगों की चल रही है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर भी है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हर पाकिस्तानी अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल रहा है और इसको जो है इस कॉज को आगे पहुंचा रहा है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट मुस्तफा एंड सुंदर कि वो भी जब आपको फील हो कि आप स्पीकर पे आना चाह रहे हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो, आप स्पीकर पे आइएगा। सो दैट वाज द वेरी शॉर्ट प्रियम्बल आज की इस स्पेस में। आई एम डेड श्योर के आज की स्पेस का जो टॉपिक है ये इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और शायद कुछ हद तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा शायद ये टाइम थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू हियर एंड टू स्पीक एंड टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। हम पाकिस्तानियों को अक्सर लोग ये पोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के अंदर एक सिचुएशन डेवलप हुई है। आप पाकिस्तानियों को क्या इंटरेस्ट है इस सिचुएशन के अंदर, एंड व्हाई आर यू पीपल इवन टेकिंग दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि पाकिस्तान इसको कश्मीर के एंगल से देख रहा है, और इमरान खान का जो विजिट था रशिया में, उसमें बहुत सारे ऐसे मुआहदे तय पाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी डील साइन की हुई हैं
और एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान को मिला है, रशिया को पाकिस्तान से एक पॉजिटिव मैसेज मिला है, तो कि हमारे पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहे, लेकिन नाउ इज द टाइम कि रशिया ने भी देख लिया कि इंडिया ने उनका कितना साथ दिया है। जहां पर साथ देने की जरूरत थी, इंडिया वहां पर न्यूट्रल हैसियत से बैठा रहा और जो रशिया एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिस्पॉन्स इंडिया ने नहीं दिया। सो इट्स टाइम फॉर रशिया टू मूव ऑन विद द न्यू पीपल, विद द न्यू कंट्रीज, टू हैव द अलायंसेस विद देम, ताकि इन फ्यूचर जो है वो अपनी उस पॉलिसी को और जो अपनी एक पावर कॉरिडोर्स की जो एक स्ट्रेटेजी है और जो डिसीजंस हैं इस खित्ते के अंदर लेना जो जरूरी है, वो इस खित्ते के अंदर पायदार अमन के लिए लिए जाएंगे। एंड इसमें भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि PMIK ने रशिया के विजिट में सबसे पहले कश्मीर की भी बात की है वहां पर, कि कश्मीर इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। और इस विजिट में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जो कि स्टार्ट हो गया और उसके बाद फिर ये सारी सिचुएशन जिस तरह से अनफोल्ड हुई है और जिस तरह से वेस्ट ने जो है वो यूक्रेन को धोखा दिया है, ये इंडिया को भी देखना चाहिए। इंडिया को इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए कि वेस्ट ने खास तौर पर अमेरिका एंड यूके एंड दी अदर कंट्रीज, उन्होंने हमेशा जो है इस तरह की सिचुएशन में अपना फायदा हासिल किया है और अपने जो अलायंसेस हैं और जिन कंट्रीज के साथ अलायंसेस हैं उनको हमेशा डिच किया है। पाकिस्तान इज द वेरी कॉमन एंड द फोरफ्रंट पे एक एग्जांपल है हमारे सामने आज की तारीख में मौजूद है कि पाकिस्तान को हमेशा यूज किया गया और उसको डिच किया गया। कश्मीर का मसला जब भी पाकिस्तान ने उठाया, यूनाइटेड नेशंस ने उस पर कान नहीं धरे। तो आज किस तरह से रशिया के खिलाफ वो तमाम कंट्रीज इकट्ठे होकर कोई रेजोल्यूशन पास करने की सोच रहे हैं। मोरालिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेजन्स जो हैं इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने, नेटो कंट्रीज ने, अमेरिका ने उन तमाम कंट्रीज के ऊपर किए हैं जो आज रशिया को कंडेम कर रहे हैं। और यही स्टेटमेंट जो है वो रशिया की तरफ से दी गई है आज दोपहर के करीब, कि जिसमें एक डिटेल्ड सैंक्शंस के हवाले से उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया है। सो इस सिचुएशन के अंदर हमें करंट सिनेरियो को परखने की जरूरत इसलिए भी है कि पाकिस्तान जो कि एनर्जी क्राइसिस का ऑफ एंड ऑन शिकार रहा है, पाकिस्तान में तेल की कीमतें आए दिन ऊपर जा रही हैं और बहुत सारे दीगर मसाइल जो कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, हमारे एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जब रशिया हमें कुछ ऑफर करने जा रहा है तो व्हाई नॉट वी कैन एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन, दैट एग्रीमेंट, सो दैट कि हम पाकिस्तान में अपने उस एक स्पेसिफिक जो हल्का है एक एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट करें। और डेफिनेटली ये चीज जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियरी जरूर हो सकती है। और जब पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें मैं काबुल को भी हल्का सा टच इसलिए करना चाहूंगा बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल पाकिस्तान की पॉलिसी में, पाकिस्तान के स्टांस में टुवर्ड्स द कश्मीर इशू बड़ा एक तगड़ा किस्म का जवाब जो है वो वेस्ट को दिया गया है। एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में, चाहे वो इमरान खान की स्पीच हो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, पूरी दुनिया ने जो है उसको बड़ा ओपनली देखा, उसको उस पर रिस्पॉन्ड किया और इसी के साथ साथ कश्मीर इशू की जो अहमियत है उसको उजागर किया। सो दिस इज द स्टार्टर जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ आज की स्पेस में एक टोन सेट हो जाए हमारी इस डिस्कशन की, कि हम यूक्रेन और रशिया क्राइसिस को कश्मीर के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग और क्या कुछ हो सकता है। जाहिर है वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन, कोई तोताफाल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे कि इतने दिन हैं, इतने घंटे हैं, इतना ये है, इतना वो है, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द करंट इवेंट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसने किस तरह से ज़ेलेंस्की को जो है वो बैक ऑफ किया है, उसको छोड़ दिया है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। इवन आफ्टर वॉशिंगटन ने जो है वो एक रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको इवैक्यूएशन के लिए जो है वो अपना एक पूरा प्रोसीजर सेटअप करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ेलेंस्की ने गुस्से में और एक रिग्रेट किस्म की फीलिंग्स उसने शो की कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है कि आप लोग मुझे हेल्प आउट करें नाउ, बिकॉज ही वाज एक्चुअली वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स टू बी टेकन आउट। और वो इमदाद चाह रहा था, फौजी इमदाद चाह रहा था, ट्रुप्स चाह रहा था, नेटो की फोर्सेस चाह रहा था, वो वहां पर नहीं आई और अमेरिका ने बैक ऑफ किया और डिच किया अगेन यूक्रेन को। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया के लिए कि अगर आप अमेरिका पर रिलाय करके बैठे हैं, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपने आप को कंसिडर करते हैं काफी दहाइयों से,
तो ये बात याद रखें कि आज बाइडन से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो बाइडन ने उसकी किस तरह से मौकरी की और कितना जो है वो एक तंजिया किस्म का जवाब दिया। और वो जवाब मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा तमाचा है पूरी भारत के ऊपर और भारत की 70 साल की डिप्लोमेसी के ऊपर, कि जब से वो ये सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं जबरदस्ती का कि हम भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत को अगर अमेरिका किसी तरह से करीब लाने की कोशिश करता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ चाइना है, ना कि पाकिस्तान या कोई और। क्योंकि समहाउ दी अदर पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ किसी दौर में बहुत अच्छे तरीके से और शायद आज की तारीख में भी पाकिस्तान एक अच्छे टर्म्स के ऊपर एक बराबरी की बुनियाद के ऊपर कुछ रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ मेंटेन करता है। सो दैट वाज इट। आई वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। मीनवाइल हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है यूक्रेन के हवाले से एक बड़ा मानी खेज जो है आर्टिकल पब्लिश किया है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस हवाले से द डिप्लोमेट के अंदर एक बड़ा डिटेल के साथ एक आर्टिकल जो है जिसमें एनालिसिस किया गया और कश्मीर के हवाले से उस चीज को जो है वो देखा गया है। वो भी डिप्लोमेट का आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि अभी शायद कल या परसों जो है वो शाया हुआ है, जिसमें कि बड़ी डिटेल के साथ इस पूरी पोजीशन को और इस चीज को जो है वो एनालाइज किया गया। तो मैं अब अपने स्पीकर्स की तरफ मूव करूंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट हैदर अली एंड मुस्तफ़ा एंड सुंदस, जब आपको फील हो कि आप बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। आपको मैं स्पीकर पे भी लूंगा और आपसे भी आपके व्यूज जानूंगा। मीनवाइल हमें एंटाई भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। सो ओवर टू यू। सबसे पहले हम वर्दा वर्दा जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करते हैं। जी वर्दा, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इस सिचुएशन को किस तरह देखें? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कल जैसे स्पेसेस पे बात हो रही है मैक भाई, तो सब यही बात कर रहे हैं कि नेटो ने किस तरीके से जो है यूक्रेन को खड़ा किया। 2018 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उसके बाद जो है अब वो बैकवर्ड्स पे चले गए क्योंकि रशिया ने उन्हें धमकी दी। तो इस वजह से और अब जो जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, वो थोड़ी चेंज भी होने का भी लोग कह रहे हैं कि होगी। और हमें मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि ये जो अब आने वाले दिन हैं ये बड़े हैपनिंग होने वाले हैं इस तरीके से कि हमें कुछ ना कोई चीज़ नई नज़र आएगी। वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, वो एनर्जी रिलेटेड हो, या वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जंग का। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये 5th वॉरफेयर नहीं है, ये 6th और 7th वॉरफेयर है जो अभी हो रही है रशिया की यूक्रेन के साथ। उसी पैराए में अगर देखा जाए ना, तो जाहिर सी बात है इंडिया भी कुछ कर सकता है और हमने हमेशा डिफेंस किया है। हमने पहले कभी भी अटैकिंग पोजीशंस में हम नहीं रहे क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। और कश्मीर में भी जिस तरीके से इंडिया ने जो ये आर्टिकल लगाने के बाद जुल्म किया और 2015-16 से जो पैलेट गन्स का शुरू किया था, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है कि हम अपना स्टैंस लें, हम अपना फ़ायदा देखें, अपने मुल्क का फ़ायदा देखें। हम ये देखें कि किस तरीके से जो है वो कश्मीरियों को फ़ायदा हो सकता है और हम अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस बने और प्लीज़ यूनिटी रखें आपस में। यानी कश्मीरी भाई भी, बाकी भी जो लोग हैं, अब बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश होगी। ये होगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने खुद ही देखा कि रेडियो रेजिस्टेंस एक शुरू हुआ, उसमें से फिर ये समझ नहीं आ रही थी कि जी किस में जाके बैठे, हम सारे कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये चीज़ है, यूनिटी रखें, अपने स्टैंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और डरे नहीं और इन्हीं चीज़ों को लेके आगे चलें, क्योंकि जो है मीडिया बिल्ट नहीं होगा, थ्रू सोशल मीडिया बिल्ट होगा। तो इस चीज़ को आगे लेके चले, अपने कान आंखें खुले रखें, कोई भी वक्त आ सकता है। आप जितने भी पावरफुल हो कुछ हो, आज लेफ्टिनेंट जनरल हारून ने 5 पॉइंट्स शेयर किए हैं। मैं उनकी ट्वीट शेयर करती हूँ यहाँ पे। उसमें उन्होंने पूरा वाज़े लिखा है, तो वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ें कि किस तरीके से आप अपने आप को तैयार रखें और किस तरीके से चीज़ों को करें। और ये उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद है जो यूक्रेन ने इन सारे हालात के बाद नहीं किया, लेकिन हमें इन पे काम करना है एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि आपके नेबर अगर स्ट्रॉन्ग है और आपके अगेंस्ट है तो आपको किस तरीके से लेना है। और अगर इंडियन हिस्ट्री आप देखें तो इंडिया ने सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तानी या मुस्लिम्स के पीछे, इंडिया अपने किसी भी नेबर के साथ नहीं अच्छा रहा। वो मालदीव्स के साथ भी नहीं अच्छा है, वो बांग्लादेश के साथ भी अच्छा नहीं है, इवन वो श्रीलंका, भूटान और नेपाल के साथ भी अच्छा नहीं है।
का मेन फाइनेंसर जो है श्रीलंका में वो इंडिया रहा है, और तमिल्स ने जिस तरीके से जो है वहाँ पे टेररिज्म किया है वो हम सबके सामने है। तो हम लोग को अपनी आंखें खुली रखनी है, हमें ये भी देखना है। अच्छा वर्दा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, क्वेश्चन ये है कि कश्मीर के हवाले से अगर हम इस क्वेश्चन को, मतलब कश्मीर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें, रशिया एंड यूक्रेन, तो आपका क्या एनालिसिस होगा कि कश्मीर पर यानी कि न्यू दिल्ली पर जो है कश्मीर के हवाले से कितना प्रेशर बिल्ड होगा आने वाले दिनों में? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये सवाल मेरी स्पेस पे जावेद भाई से पूछा था, जावेद शेख नहीं, दूसरे जावेद भाई। तो उन्होंने कहा था कि ये हम कर नहीं सकते। हमारे अपने भाई ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था नहीं, इस तरीके से नहीं। जैसे रशिया ने कहा ना कि ये 2 इलाके यूक्रेन के नहीं है, इनको आजाद कराओ। तो कश्मीर हमारा इलाका है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम उस स्टेप पे नहीं आ सकते। हो सकता है आ भी जाए। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं मैक भाई, इसमें तो मैं आप कोई भी कमिट नहीं कर सकते। मेरा तो दिल यही चाहेगा कि जैसे रशिया ने जो है उन इलाकों के लिए बोला, हमारा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट खड़ा हो और वो ऐसे कहे कि ये कश्मीर हमारा है, हमें दो, और हम जंग कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की और स्टेट की क्या पॉलिसीज हैं, ये तो इसमें तो हम कोई कमेंट नहीं कर नहीं सकते। वर्दा, एक्चुअली मैं ये बात पॉइंट रेफरेंस कर रहा था या पॉइंट आउट कर रहा था एक हैपनिंग को जो कि पूरी दुनिया ने देखी है, शायद आप ने स्किप कर दी हो। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर जो इंडिया का स्टांस था, उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें क्लियर हो जाती हैं। और जिस तरह से इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक बड़ा बाशगाफ किस्म का एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है, जिसे हमें इंडिया की जो डिप्लोमेसी की टोन है वो सेट होती हुई नजर आ रही है कि वो किस तरह से सैंडविच हो रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इररेलेवेंट हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा ये एक ज्यादा मुनासिब मौजू किस्म का वर्ड है कि इररेलेवेंट हो रहे हैं। और इस इररेलेवेंसी की वजह से दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, जो कि हम मीडिया से देख रहे हैं। जाहिर है हम सब माशाल्लाह आप सब पुराने हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि सोशल मीडिया पे टोन जो है वो क्या सेट हो रही है और लोगों का जो इस हवाले से स्टांस है वो किस तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली अब कश्मीर की कॉज जो है वो एक हाइप पकड़ रहा है और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ये सारा सिनेरियो और ये सब इशू जो है वो उस तरफ जा रहा है। तो मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। आप बिल्कुल, कंक्लूड कर देखिए लीजिए, मैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ हाँ जाऊंगा। मैं कंक्लूड कर रही हूँ। देखिए ये जो रीजन में एक अलायंस बन रहा है जो अनडिक्लेयर्ड है अभी तक, लेकिन चाइना, रशिया, पाकिस्तान जो एक अलायंस बन रहा है ये बहुत स्ट्रांग है। हम भी न्यूक्लियर है, रशिया की भी हम जो है वो जानते हैं कि उनका डिफेंस, उनके आर्म वो कितने आगे इन चीज़ों में। हम चाइना को भी बहुत अच्छे से जानते हैं सारे लोग। इकोनॉमी वाइज चाइना बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका है अभी तक हैक पे, लेकिन चाइना कहीं पे बीट कर चुका है अनऑफिशियली। वो कभी भी ऑफिशियली अपने आप को जो है वर्ल्ड का सुपर पावर डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि वो सारी चीजों पे जो है वो अमेरिका से सबकत ले किया है। अब इंडिया इन चीजों के एक बहुत बड़े मुल्क होने के बावजूद, एक आबादी के बावजूद, वो यहाँ पे जो है वो लैक कर रहा है कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और उस नेबरिंग से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं और उसकी जो रीजनल कंट्रीज है वो उसके साथ नहीं खड़ी हुई, वो एक तरफ हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई खड़ा होगा तो और उसके नेबर्स उसके साथ ना हो तो हमें भी यही सिचुएशन होगी। तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज वैसी नहीं है, इनके थिंक टैंक्स वैसे नहीं है जैसे कांग्रेस के। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि हम वर्ल्ड पे ये शोर मचा के कि जी कश्मीर को आजाद करो, हम प्रेशर डाल सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया वर्दा, सो नाइस ऑफ यू, गुड टू हियर। नेक्स्ट हमारे साथ हैं मसूद चौधरी साहब, देन उसके बाद इम्तियाज वानी साहब आपकी तरफ आऊंगा और देन निशु आपकी तरफ आऊंगा। जी मसूद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जी, प्लीज गो अहेड। सर सबसे पहली बात तो ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस, आज मैं एक अल्लाह वाले से मिला और उन्होंने मुझे एक बड़ी गहरी बात कही जो कि मैं आप तमाम को सुनाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर उनको जो मेरे बहन भाई अल्लाह के लश्करों का इंतज़ार कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो कि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है जहाँ पर जुल्म के पहाड़ ऊपर तोड़े जा रहे हैं।
तो बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के लश्कर जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर से उतरते हुए देख रहा हूँ। अब ये अल्लाह के लश्कर कौन से हैं और कौन से वो पहाड़ हैं मुझे नहीं पता, ना ही मैं जानता हूँ, ना ही उन्होंने मुझे मज़ीद तफसीलात से आगाह किया है। लेकिन अल्लाह के लश्कर जो हैं वो पहाड़ों से उतरते हुए उन्होंने देखे हैं। तो इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ये तो मोमिन की फिरासत है, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। दूसरी बात ये कि ये तो उनकी बात थी, जो पैगाम मेरे तक, मेरी बात जो अल्फाज पहुंचे वो कश्मीर, मेरे जो भाई बहन रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर को सुनते हैं, उनको, उनके लिए जो पैगाम मेरे तक पहुंचा वो मैंने आगे पहुंचाया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मारखोर ने पिछले चंद दिन के अंदर रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर का कब्जा वापस लिया है, जो कि रिक्लेम किया है उसको रीअसर्ट करके, उसी तरह ही एक दिन अचानक से आपको पता चलेगा कि कश्मीर पूरा जो है वो पाकिस्तान की शहरत जो है वो अचानक से एक दिन मोदी साहब उठेंगे, शीशे में अपना चेहरा देखेंगे और उनको उनका एडीसी आके बताएगा कि सर कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। तो उस दिन क्या उनकी कैफियत होगी और उनकी क्या हालत होगी, मैं तो वो दिन सोचता हूँ और हमेशा सोचता रहता हूँ। अब आते हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस पे और टेक्निकली इस चीज को देखते हैं कि क्या ऐसा है जो कि हमारे लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है, या उसको एनालाइज करते हैं कि रशिया के साथ खड़े होने में, और ये जो ट्राइका बन रही है, ट्राइका ब्लॉक बन रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्राइका ब्लॉक नहीं है, ये 4 ममालिक का ब्लॉक है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान। असल में लोग अफगानिस्तान को इस वजह से सीरियस नहीं लेते क्योंकि वहां पर अभी अभी तालिबान की, जो कि अमारात इस्लामिया तालिबान है, उसकी हुकूमत जो है वो इंस्टेट हुई है। आप लोगों को याद होगा कि जब पंशेर वैली में हम मद्दे मुकाबिल थे और दोनों मुल्कों की प्रॉक्सीज थी, मैं कोई झूठ की बात नहीं करता, बल्कि राजा फैसल हैज सेड वेरी राइटली दैट यू वर देयर, वी वर देयर, यू लॉस्ट वी वन, जो तारीखी अल्फाज उन्होंने कहे मेरे भाई ने। तो वही बात है कि वी वर देयर, दे वर देयर, वी बीट देम बाय देयर नेक, और कुछ भी कह लें आप, लेकिन हमने साबित किया कि उनकी नाक के नीचे से जो जमीन है वो खींची जा सकती है। हम जो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस में सबसे पहली जो सबसे पहली गेम चेंजर, जो इब्तदाई गेम चेंजर था, वो आपको याद होगा कि यूक्रेन बाजवा साहब ने विजिट किया था। ये तकरीबन कोई 6 से 7-8 माह से पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा था माजी के अंदर। अब मैं इस वजह से ये बात कर सकता हूं क्योंकि अब जो है वो वाटर हैड फ्लोन अंडर द ब्रिज, मतलब अब तो रशिया ने एडवांसमेंट कर ली, अब वो जंग हो रही है वहां पे। उसके बाद यूक्रेन के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़े, लेकिन वो पता नहीं लड़ता है नहीं लड़ता, लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता। मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन की जो पीपल ऑफ यूक्रेन है वो उस तरह से जंग लड़ सकेंगे जिस तरह के अफगान तालिबान ने लड़ी। लेकिन हमेशा से रशिया चाहे वो यूरोपियंस, खास तौर पर वो जो कर्टन बेस्ड कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी चाहेंगी कि रशिया वहां पर भी उसी तरह एंगेज हो जाए जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था। तो तारीख इंसानी को और पूरी दुनिया को ये फर्क नजर आएगा कि आपके पास पाकिस्तान जैसा नेबर और पाकिस्तान जैसा एलाई होना कितना जरूरी होता है जब आप किसी भी इंटरनेशनली किसी भी पावरफुल कंट्री के सामने खड़े होते हैं। तो फिर साबित होता है। देखें, जो पहलवान होता है ना, वो जब अखाड़े में उतरता है तो ही पता चलता है कि पहलवान की ताकत कितनी है। हम अखाड़े में उतरे, हमने अपना आप साबित किया, हमने पूरी दुनिया के सामने साबित किया कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी डिड। सो हमने वो साबित करने के बाद आंखों में आंखें डाल के अपने आप को साबित किया कि हम कितने काबिल हैं और कितने अहम हैं। ये दुनिया के सामने ये हम साबित है। अब यूक्रेन के पास यूरोपियन इकोनॉमी पूरी पीछे मौजूद है। अगर वो गुरिल्ला वॉरफेयर वहां पे लड़ते हैं तो वो उनका डिसीजन होता है, और फिर उसको रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो देखने वाली बात होगी। इसमें जो चीज हमारे लिए मौजूद है कि पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर ये जितने ममालिक जिनका सहारा लिया जाता है, जिनसे हमें डराया जाता है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जब हम कश्मीर के मामले पर डिस्कस करते हैं, जब हम
कोई भी ऐसा ऑप्शन जो मिलिटरली बेस्ड ऑप्शन होता है, जब उसको डिस्कस करते हैं तो यही बात आती है कि जी नेटो वीटो कर देगा, हम दुनिया में अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ दीगर चीजें हो जाएंगी, दीगर मामलात हो जाएंगे। तो रशिया ने यह साबित किया है कि कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ हो, जब आपके पास माइट होती है, जब आपके पास विल पावर होती है, जब आपके पास पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल मौजूद होती है और नेशन आपके पीछे खड़ी होती है, तो कोई भी दो 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 बालिश से ज्यादा का फासला वहां पर मौजूद नहीं होता। ये प्रैक्टिकली रशिया ने यूक्रेन में साबित किया है। अब आगे क्या होता है वहां पे और उसका इम्प्लीकेशन कश्मीर पर कैसे आती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज बहुत अहम है कि कश्मीर के अंदर यानी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ कश्मीरी हमेशा से लड़ रहा है। वो आर्म्ड रेजिस्टेंस भी रही है और वो अनआर्म्ड रेजिस्टेंस भी रही है, लेकिन आखिरकार मजबूरन कश्मीरियों को वेपन उठाना पड़ रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी असमत बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, अपनी आजादी सिक्योर करने के लिए। कश्मीरी मुसलमान को, कश्मीरी बहन को, कश्मीरी भाई को अपनी आवाज उठानी पड़ती है। उसके पास अगर स्टिक हो तो वो स्टिक उठानी पड़ती है, उसके पास पत्थर हो तो पत्थर उठाना पड़ता है। यूक्रेन ने जो सबसे अच्छा काम किया है इस सिनेरियो में, वो उसने आर्म्स के लिए अपनी जो सारे दरवाजे हैं असले के वो खोल दिए हैं। कश्मीर में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर असले के लिए यानी लड़ने के औजार हर्ब जो हैं वो उनके दरवाजे नहीं खुल सकते, नहीं खुल सके और नहीं खुल रहे। तो अगर वो ही ऑप्शन है, देखें अगर यूनाइटेड अच्छा नेशंस मसूद फेल्ड मसूद साहब, जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आप प्लीज रिज्यूम कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। लेकिन एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, वो ये कि एंटाई हमारे साथ हैं, मैंने इनको स्पेशल इनवाइट किया था। जी आई जी अगेन आप टाइम अपोलोजाइज लें, कि मैंने मेरी बात मैंने कंप्लीट हो आपको, चुकी जी। जी 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 मैंने और सॉरी आपको दूसरी इंटरप्ट बात किया। मैक्सअप, जी अगर जी जी किसी जगह पे को होस्ट के लिए जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, जी जी अवेलेबल जी रहूंगी। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच। जी एंटायर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो कि आपके पास टाइम की भी शॉर्टेज है, तो काइंडली टॉपिक आपने देख लिया है और मैं समझता हूँ कि आपके पास इसके ऊपर बोलने के लिए काफी कुछ है, सो प्लीज ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि मेरी ये सबको आवाज़ आ रही है। जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। पहले तो जी सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास 20-25 मिनट ही हैं, क्योंकि आज आपको पता है सैटरडे है तो थोड़े मेहमान शहमान वगैरह भी आए होते हैं, तो थोड़ा सा वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन खैर बहरहाल, कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दिस विल बी अ बिग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्ड कि मैं जो बात करने वाला हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज़, ठीक है। Regarding Afghanistan, we weren't there. ठीक है, it's all by the Afghan Taliban. Why I'm saying it? Because you don't know the consequences by accepting we were there. ठीक है, this is a very difficult thing to understand, but we weren't there. ठीक है, try to understand. West already ही जो है वो चाहता है कि एक उसको बलि का बकरा मिल जाए, जिसको आप एस्केप गोड कहते हैं, वो मिल जाए, तो हम अब खुद एस्केप गोड बनने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वहाँ पे नहीं थे। वी वर अमेरिकन एलाइज, ठीक है, अमेरिका को हमने सपोर्ट किया, अमेरिका हारा, अमेरिका की जंग थी, अमेरिका हारा, बात खत्म होगी। इसको एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम वहाँ पे थे या नहीं थे। मेरा ख्याल है ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए। वी वरंट देयर। अगर हम वहाँ पे होते तो क्या कहते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती, और फिर आपकी गवर्नमेंट आपको अनाउंस करके बताती या डीजी आपको अनाउंस करके बताता है कि हम वहाँ पे थे। जब उन्होंने नहीं अनाउंस किया तो इसका मतलब है हम नहीं। तो इसके अलावा कोई बंदा भी कहता है हम वहाँ पे थे, वो किसी का तर्जुमान कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जो इदारे हैं उनके अपने तर्जुमान मौजूद हैं। मैं और जो बात कर रहा हूँ ये मैं बेसिकली रिसर्च ड्रिवन बात कर रहा हूँ। इसके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज अभी आपको समझ नहीं आ सकते हर बंदे को, लेकिन जब ये चीज़ें आप कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट करते रहते हैं तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मैं और ऑब्वियसली हमारा ये रोशन डिवीजन कवर कर रहा है पूरे इवेंट को, और हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एटलीस्ट हम 1.5 महीने से शॉर्ट इंटरवल्स में कवर कर रहे हैं, लेकिन अब हमने उसकी प्रॉपर कवरेज शुरू की हुई है। लेट मी अश्योर यू के रशिया विल यू नो कैप्चर दी कीव एज पर माई एनालिसिस, क्योंकि उसकी बड़ी मिलिट्री माइट है। मसला जो है वो ये है, यहाँ पे आता है कि हम लोग ना हमेशा साइड चूज करने की कोशिश करते हैं एज अ जर्नल, एज अ नेशन, ठीक है। हमें साइड चूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मसला ही नहीं है, ठीक है, हमारा ये मसला ही नहीं है। मतलब ये उनका मसला है, नेटो का मसला है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो
उसको कवर करना अपने एंगल से एक अलग चीज है, उसको उसके साइड पे जाके साइडें ले लेना वो एक अलग चीज है। रशिया ने हमारे साथ कोई अच्छी नहीं की पास्ट के अंदर, ठीक है ना, हमने रशिया के साथ अच्छी की है, जो सीधी बात है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बुरी बुरी करते रहे अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। रशिया ने हमेशा वेपन सप्लाई किया है इंडिया को, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमें रशिया की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन की गलती है, हालांकि यूक्रेन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है। मैं एक बात दोबारा बता दूं, स्पेस में मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, हमारे टैंक्स के इंजन, हमारे मल्टीपल मिसाइल्स के इंजन, हमारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, ठीक है। हाँ, रशिया के साथ भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। J-17 का इंजन है जिसको RD-93 कहते हैं। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर हम यूज़ करते हैं, वो भी रशियन है। MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हम यूज़ करते हैं, वो भी रशियन है, ठीक है। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें जिससे जो फायदा है हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी साइड लेनी चाहिए, किसी की साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने स्टेट का भी देख लिया रिस्पांस, पाकिस्तान की स्टेट कॉन्टिन्यूसली दोनों पार्टीज को कह रही है कि आप डिप्लोमेटिकली मसले को सॉल्व करें, आप जंग की तरफ मत जाएं। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्टेट नैरेटिव है वो ये है कि हमें किसी की साइड नहीं लेनी है, ठीक है, ये बड़ी बात क्लियर है। नाउ कम टूवर्ड्स कश्मीर। कश्मीर में आर्म्ड रेजिस्टेंस आज की नहीं है, बहुत पहले की है, ठीक है। मसला जो वहां पे आता है वो ये आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज है ना, वो इतनी ज्यादा आउट नंबर करती है ना, जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कामयाब नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, ठीक है, ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, जितनी पाकिस्तान की पूरी आर्मी है, इतनी उनकी सिर्फ डिप्लॉयमेंट जो है राष्ट्रीय राइफल्स की इंडिया के अंदर है, सिर्फ IOJK के अंदर है, ठीक है। मतलब जो इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है, वहां पे तकरीबन 5.5 से 7 लाख फोर्सेज के करीब वहां फोर्सेज हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूं कि यूक्रेन को कश्मीर से आप मिला नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मतलब दो डिफरेंट बातें हैं। दोनों केसों के अंदर एक एक निहत्थे लोगों के ऊपर, या मतलब आप कह लें कि एक अनआर्म्ड लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कश्मीर में भी ऐसा ही है जो कि इंडिया कर रहा है, और यूक्रेन में भी ऐसी। यूक्रेन मिलिट्री पावर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन का जो मसला है उसमें यह है कि यूक्रेन ने नेटो के साथ हाथ मिला के जो है ना, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और रशिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको जो है वो चैलेंज करने की कोशिश की है। तो यूक्रेन और कश्मीर को आप एक जगह नहीं मिला सकते, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि मैंने बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स देखे, और वैसे भी जनरली मुझसे लोग इनबॉक्स में बात कर रहे थे कि जी यूक्रेन के अंदर जो है वो बड़े लोग जो हैं वो सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज वगैरह हो रही हैं। देखिए, वार इज ऑलवेज अ डर्टी बिजनेस, इसमें तो कैजुअलिटीज होती हैं। कभी किसी वार में ऐसा हुआ है कैजुअलिटीज ना हुई हो? तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वार का, ये तो इसमें होता ही है, ठीक है। मतलब अब आप इसके लिए स्टमक बिल्ड करें, जो भी करना चाहते हैं करें, पर वॉर का ये एक बेटर रियलिटी है कि कैजुअलिटीज होती हैं। अब आ जाए कश्मीर के ऊपर। मुझे पता है कि बहुत से लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि बाय फोर्स कश्मीर को लिया जा सकता है। आई डू एग्री विद इट कि बाय फोर्स ही लिया जाएगा। इसको आप जो है वो मसालियत से, टेबल टॉक से नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन मेरी आवाज आ रही है? मैक भाई, मैं ऐसे ही बोली जी जा जी रहा हूँ, जी, मुझे लग रहा है नहीं मुझे नहीं नहीं आवाज नहीं 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 नहीं, आपकी आवाज आ ओके। रही है। हाँ, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है ना, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, इसमें कश्मीर के एंगल से अगर हम इसको देखें तो इसको भी थोड़ा सा आप एनलाइटन कीजिएगा मुख्तसरन। थैंक यू जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उधर ही जाता हूँ, मैं जाऊंगा उधर भी। अच्छा, अब आप आ जाएं इस टॉपिक में था इधर के, बेसिकली जो हम ये बात करते हैं कि बाय फोर्स कश्मीर को लेना चाहिए, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं कि डायलॉग से हम कश्मीर को नहीं ले सकते, ठीक है ना। इंडियंस हमारी साइड से कुछ हमें डैमेज कर सकते हैं ना, हम उनको डैमेज कर सकते हैं। बाय डायलॉग की बात कर रहा हूं। जंग ही इसका सोल्यूशन है, चाहे वो जिस तरह भी, जिस लेवल पे भी हो, कन्वेंशनल होती है, नॉन कन्वेंशनल होती है, इट्स अनदर थिंग, बट जंग ही इसका सोल्यूशन है। टॉक से ये मसला हल नहीं होगा। अब जंग के क्या कंडीशंस है, देखें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। एक टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं मिलिट्री के अंदर, या जो स्ट्रेटेजी के लोग होते हैं वो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, या स्ट्रेटेजिकल बैलेंस। अब इस खित्ते में इतना स्ट्रेटेजिकल बैलेंस है पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान कि उसका जो बैलेंस है वो टिप ऑफ नहीं हो रहा, यानी कि वो पाकिस्तान के ना हक में है ना इंडिया के हक में, बिल्कुल 50-50% पे है। और जब दो 50-50% वाले मुल्क आपस में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो यू वोंट बिलीव कि डिस्ट्रक्शन लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि दोनों के पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि दोनों एक दूसरे का तिया पांचा कर देंगे और रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूं इस तरफ कि इसकी पैरिटी अपने हक में लाने का तरीका कार क्या हो सकता है, जो मेरा एक एनालिसिस है, और आई थिंक सो कि बाकियों का जो ऑब्वियसली हमारे डिसीजन मेकर है उनका भी मेरा ख्याल है यही तरह, इसी तरह का कुछ एनालिसिस होगा या ऐसी कोई प्लानिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान ने ना, ये जो रिसेंटली इंडिया और चाइना के दरमियान रो हुई है ना, जो थोड़ी क्राइसिस हुए हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चाइना कश्मीर, लद्दाख और इस सारे रीजन के मामले में ना एक पेज पे आ गए, ठीक है।
कश्मीर के मामले में फर्स्ट टाइम चाइना की तरफ से बड़े सख्त सख्त स्टेटमेंट्स आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान के फेवर में अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो अब बात यह है कि दोनों चाइना और पाकिस्तान मिल के तो इसको वहां से निकाल सकते हैं। कश्मीर जो चाइना का एरिया है वो अपना क्लेम कर सकता है और हम अपना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अकेला पाकिस्तान इस सर्कमस्टांसिस के अंदर, इस मिलिट्री के साथ, इस इकोनॉमी के साथ इंडिया पे हमला करके नहीं ले सकता। क्योंकि देखिए, सिर्फ आपने जंग नहीं लड़नी है, आपको फिर इकोनॉमिकल सैंक्शन का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अक्लमंदी ये होती है कि आपने सब चीजों, सारी डोमेन्स देखनी होती हैं। अगर आज आप देख रहे हैं कि प्यूटन जो है उसने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने सैंक्शन देंगे कितने लगे हैं, लेकिन बात यह कि प्यूटन इज मैनेजिंग देम, ठीक है। पाकिस्तान एज ऑफ नाउ, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है इस वक्त। मैं जानता हूं कि जज्बा जो है, जज्बा ईमानी जो है वो बहुत हमारा एक बड़ा ऊपर होता है, लेकिन हमें टेक्निकली भी चीजों को देखना पड़ता है कि हम इस वक्त इस तरह के सैंक्शंस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, हम चाइना के साथ मिलके फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि जितना इंडिया और चाइना के दरमियान स्पेस आ चुका है और इंडिया ने एक और ज्वाइन कर लिया, तो यू विल सी द चाइनीज टिल टूवर्ड्स पाकिस्तान इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब मैं उसको आपको एक और बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस को क्या कहते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो आप देखें शाहीन एक्सरसाइज होती है पाकिस्तान एयरफोर्स और प्लाफ के दरमियान। प्लाफ कहते हैं चाइनीज एयरफोर्स को, ठीक है। उसका जो पर्टिकुलर रीजन बनता है वो एग्जैक्टली वही रीजन है जहां पे डिस्प्यूट है, आयोजेके, लद्दाख, ये सारा रीजन जो है, ठीक है। अब यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं एक कॉमन एनिमी के खिलाफ जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर रीजन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लड़ने की तैयारी करके लड़ना ये एक डिफरेंट चीज है, मतलब कब करते हैं इसका भी कुछ नहीं पता, लेकिन नजर ये आता है कि जो दोनों, अभी आप सुनते होंगे एक कॉन्सेप्ट है जॉइंट फ्रंट वॉर, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इंडिया लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो जो जॉइंट फ्रंट वॉर का थिएटर है ना, ये वही रीजन बनता है। इसीलिए शाहीन एक्सरसाइजेस जो है उसी थिएटर पे फोकस कर रही होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब में, मेरे दिमाग में है। बाकी मेरे हिसाब में जो एक रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का कश्मीर के साथ मैं नहीं समझता, मेरी समझ में ये नहीं बनता। उसकी रीजन ये है कि कश्मीरी निहत्ते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, दैट्स इट। ये उनका टोटल उनका मुतालबा है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर्स मारे हैं, जियो पोलिटिकल ब्लंडर्स मारे हैं, जिसके अंदर उसने सबसे पहले नेटो को इनवाइट कर लिया। और नेटो को इनवाइट करने का मतलब ये कि आप रशिया की नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको दांव पे लगा रहे हैं। और रशिया जैसी कंट्री जो इतनी एक मिलिट्री माइट रखती है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बॉर्डर्स के ऊपर नेटो आके बैठ जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नहीं बनता। मे भी हो सकता है कि कोई बंदा जोड़ दे, डजेंट मैटर, मतलब होता है मेरे से बेहतर कोई एनालिसिस कर सके, लेकिन मुझे इन दोनों, जो ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनको जोड़ने का इस तरह नहीं समझ आ रही, या मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनका कुछ बनता है। क्योंकि कश्मीरी निहत्थे लोग हैं, उनकी आर्म रेजिस्टेंस भी जो है वो आप देख ले, सिंपल गने, पिस्तौलें वगैरह ही होती हैं, ठीक है। कोई ऐसा मतलब कि आप ये कहें कि बड़े कोई एजीटीएम वो फायर कर रहे होते हैं, कोई बड़े कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल पिस्तौलें, देसी बम, या कोई दो चार राइफलें वगैरह होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और वो बाय द वे यूएन चार्टर के अंडर वो आर्म रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, यानी कि वो कर सकते हैं, उनका हक है हासिल करना आज़ादी विद द आर्म रेजिस्टेंस। और इंडिया उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया बहुत अरसे दबा नहीं पाएगा। आप जब भी किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, दीवार से अगला नहीं लगता, वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और कश्मीरी रिस्पॉन्ड करेंगे, कर रहे हैं। और जितना मोदी, आप ये याद रखें, वरदा आप ही ने ये बात बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसमें मैं एक थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। हमें कैटलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है इंडिया के मामलात में, इंडिया के लिए मोदी काफी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कैटलिस्ट बनेंगे ना, तो इंडियन स्टेट जो है ना वो बेसिकली कल को आके ये कहेगी कि यार इसमें तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमें कैटलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, मोदी इतना बड़ा कैटलिस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम जो 70 साल में नुकसान नहीं कर सके ना इंडिया का, वो मोदी ने पिछले 5-7 साल में कर लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ हमीद गुल साहब ने कहा है। मैं उनको इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, ठीक है, मुझसे कहीं ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो कहने की बात यह है कि जो नुकसान हम इंडिया का 70 साल में हम नहीं कर सके जिस कार्ड के ऊपर, उसका मोदी ने 7 साल में जो सत्यानाश फेरा है। अभी आप परसों देखें, परसों मैं देख रहा था कि इंडियन पंजाब के अंदर खालिस्तान के ऊपर पूरी पूरी तरीके निकल रही हैं। पहले वो इंडियंस कहते थे कि खालिस्तान जो है सिर्फ कैनेडा और यूके के अंदर ही नारा लगता है, अब इंडिया के अंदर पंजाब में नारे लग रहे हैं, ठीक है। अमृतसर के अंदर इतनी बड़ी रैली निकली जिसकी हद कोई नहीं है। तो पॉइंट ये है कि मोदी इतना बड़ा कैटलिस्ट है, इतना बड़ा टर्निंग इवेंट है हिस्ट्री का, कि हमें जरूरत ही नहीं है बीच में कैटलिस्ट बनने की। उसकी रीजन है, उसकी मल्टीपल रीजन हैं कि अगर जब हम कैटलिस्ट बनेंगे तो इंडियन एजेंसीज, जो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हमें इंटरसेप्ट करेंगी, इंटरसेप्ट करके वो अपनी पब्लिक को बताएंगे देखो पाकिस्तान है। ऑलरेडी
वो इतना मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में फैलाते हैं कि हमें जरूरत, और जहां पे जरूरत भी नहीं है ना, मतलब एक होता है ना कि जरूरत हो, हमें जरूरत ही नहीं है वहां पे कैटलिस्ट बनने की। दे आर मोर देन एनफ। इंडिया के मुसलमान जाग रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर इंडिया के कोई मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं आपको कायदे आजम का स्टेटमेंट बता देता हूँ। मेरा ख्याल है उससे ज्यादा जामिया स्टेटमेंट किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के मुसलमान आज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी जिंदगी जो है ना वो रिग्रेट करेंगे इस डिसीजन को। तो आप देख लें, आप रिग्रेट कर रहे हैं ना, जो मोदी कर रहा है आपके साथ वहां पे, तो आप रिग्रेट करेंगे। मतलब यू विल सी द, यू हैव सीन द रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज है, ये पॉइंट है, ये कुछ चीजें थी जो मैं कहना चाह रहा था। अगर अच्छा जोड़ेगा तो फिर मैं उसको सेकंड कर लूंगा या मैं उससे लर्न कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। एंड आई एक्चुअली द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज के इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, डिप्लोमेट ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स कल और आज की तारीख में लिखे हैं, जो कुछ पोस्ट हुए हैं, कुछ मैं लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे जो है बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। और दिल्ली खुद इस चीज को कश्मीर के साथ लिंक अप कर रहे हैं टू सम हाउ। आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज एक डिप्लोमेटिक फेलियर के नतीजे में जो है ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है। तो वही डिप्लोमेटिक फेलियर हमें कश्मीर की तरफ भी नजर आता है कि इंडिया जो है वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है, बिकॉज इस वक्त खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो अनडिक्लेयर्ड ब्लॉक्स हैं, और चाहे वो हम उसको डिक्लेयर करें या ना करें, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक अगर हम इस चीज को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो हैं वो वेस्टर्न कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। और उससे वेस्टर्न कम्युनिटी में जो मैसेज एक जनरेट हो रहा है और एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली और जब इस्लामाबाद के दरमियान जब भी कोई बात हुई है तो उसमें कश्मीर जो है वो टॉप पे रहा है। सो सेकेंडली एक तो चीज ये है, ठीक है, आपकी कुछ चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं कि विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर अगर आप इसको उस तरह से नहीं समझ रहे, लेकिन आज की तारीख में इस सिचुएशन को डेफिनेटली हम लिंक अप जरूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है हमें नजर आ रहा है कि अगर रशिया जो है वो पाकिस्तान को इनवाइट किया है, हमारी मुलाकात हुई है, कुछ मुआहदे हुए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ गिले शिकवे और पुरानी तलखियों को भुलाने की बात की गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गुड स्टेप है और हमें उस डिप्लोमेसी को और उस लाइन को टो करने के लिए फर्दर आगे फ्यूचर में देखना चाहिए। बिकॉज डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए काफी क्रूशल और बड़ा डिफिकल्ट टाइम जो है वो चल रहा है, बिकॉज ना तो वो इस हड्डी को निगल रहे हैं, ना ही वो इसको थूक पा रहे हैं। बिकॉज एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ जो है वो रशिया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको ऑन द होल देखें तो ये रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं, इसको मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, रशिया और यूक्रेन की यह लड़ाई नहीं है। इट इज द वॉर बिटवीन रशिया वर्सेस नेटो कंट्रीज एंड टॉप ऑफ द लाइन उसमें अमेरिका और यूके शामिल और फ्रांस शामिल है। सो अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो इसमें जो मैसेजिंग हमें मिल रही है और जो डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इवेंचुअली इट विल लीड टू द ऑल दोज अनएड्रेस्ड इश्यूज के जो काफी अरसे से तवज्जो तलब हैं और अभी तक उनको हल नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो कश्मीर कॉज के ऊपर भी आएगा। इंडिया के लिए ये चीज नेगेटिव है, प्रेशराइज हो रही है, प्रेशर बिल्ड कर रही है, जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर और अ वॉल्केनो यू कैन से, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें मजीद जोर ये चीज पकड़ेगी और इसमें कहीं ना कहीं हमें ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी। गो के इट इज वेरी अर्ली टू से लाइक जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल हमें कुछ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करने पड़ेंगे हाइपोथेटिकली से, या आप उसको रियलिटी की कहीं पर कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कॉरिडोर्स के अंदर ये बातें जरूर हो रही होंगी, ये मेरा ख्याल है और गुमान है। तो मैं नेक्स्ट मूव करूंगा निशु की तरफ। अच्छा जी प्लीज निशु। जी जी। अच्छा, मैं बात इसमें ऐड कर दूं। अगर किसी के से डॉट जोड़ने हैं ना कश्मीर रेजिस्टेंस से, आपने मतलब कि यूक्रेन पे तो आपने जोड़ दिए, लेकिन अगर मैं आपको उसमें एक और एग्जांपल ऐड कर दूं, वियतनाम से सीख लें। वियतनाम ने कैसे अमेरिकन से अगेंस्ट फाइट किया, बिल्कुल निहत्थे थे वो लोग, ठीक है, और उनको उठा के बाहर फेंक दिया अमेरिका की फौज को। तो वहां से उधर से भी हम डॉट जोड़ सकते हैं। आपने तो खैर बड़े अच्छे डॉट जोड़ दिए यूक्रेन के साथ, लेकिन अगर आपने और मजीद स्ट्रॉन्ग जोड़ें तो आप वियतनाम को फॉलो कर लें। वियतनामीज ने क्या तबाही फेरी अमेरिकन फोर्सेस की, उनको उठा के बाहर फेंक दिया था, तो वहां से भी डॉट्स जोड़ सकते हैं। आर्म्ड रेजिस्टेंस जो है ना उसकी तो डॉट्स बहुत सी हिस्ट्री के उससे आपको पैरामीटर से मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो मतलब आने वाले दिनों में हम जो है वो मैं और आप मिलके बहुत सी जो डिफरेंट हिस्ट्री की आर्म रेजिस्टेंस रही है अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, उनके ऊपर जो है उनके डॉट्स जोड़ेंगे कश्मीर रेजिस्टेंस के साथ, ताकि जो कश्मीरी हैं उनको लर्न करने का मौका मिले या उनको समझ आए कि किस तरीके से हिस्ट्री के अंदर ये चीज की गई है और हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द जो है आज़ादी हासिल कर सके, इंडिया के जो तशद्दुद है और जो उनका कब्जा है उससे आज़ादी हासिल कर सके। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया एंड आई टोटली एग्री विद दैट, नो डाउट इन इट। जी निशु, अस्सलाम वालेकुम। निशु, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। As far as today's topic is concerned, all I can say is that कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, world is ever aware of the situation in Kashmir. Since from the 1947, from last 74 years, Kashmir has been struggling and fighting for their legitimate rights, which not only India and the international community and UN or everybody has promised it to the Kashmiris. But लेकिन उस टाइम पे जो है उनको 74 ईयर्स से लिंगर किया हुआ है, बट लेकिन जब उनके अपने इंटरेस्ट हर्ट हो जाता है, हम कहीं पे इंटरेस्ट आ जाते हैं तो उस पे मिनटों और सेकंडों में कार्रवाई हो जाती है। ये मैं रेफरेंस कर रही हूँ कि जो कल जैसे ही यूक्रेन पे कब्जा हो गया, देवर रशियंस आर्मी वेर मार्चिंग टुवर्ड्स यूक्रेन, और जब वहां पे गए तो उसी टाइम पे आनन फानन में यूएन की रेजोल्यूशन मीटिंग भी हेल्ड हो जाती है एंड उसके बाद वो रेजोल्यूशंस भी पास हो जाते हैं। व्हाइल एज 74 इयर्स में, जो कि खुद 1948 से लेके अब तक तो उन पे कोई अमल जो है वो नहीं हो रहा है। नेशंस जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। एंड एज फार एज दिस मूवी इज कंसर्न्ड, तो मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट ईयर हमने देखा 15 अगस्त को जिस तरीके से फॉल ऑफ काबुल हो गया एंड जिसकी वजह से इंडिया काफी जो है वो वावेला भी कर रहा था, सेइंग दैट कि अगर अफगान इशू सॉल्व हो जाता है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी बरकरार हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा कि सारे का सारा अटेंशन जो है वो साउथ एशिया में वो कश्मीर इशू फिर रह जाता है, सारे सबका वहां पे अटेंशन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई कि नॉट ओनली उनके सीरियस बट उनकी गवर्नमेंट, उनकी मीडिया, एवरीबॉडी दे वर shouting a lot